हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से लेके 2013 तक के पॉलिटी के मेंस के जो PYQs हैं वो हम कर रहे हैं। 2024, 23 और 22 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप क्लास में नए हैं तो वो पिछली क्लासेस जाके ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। आज हम 2021 से शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। ठीक है। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि प्रासंगिक न्याय निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न संवैधानिक नैतिकता के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के ऊपर है। तो यदि हम इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले परिचय में हम संवैधानिक नैतिकता को बता देंगे क्या होती है संवैधानिक नैतिकता। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा कि संवैधानिक नैतिकता कैसे संविधान में ही निहित है, और इसके आवश्यक पहलुओं की बात भी हम फर्स्ट पार्ट में कर देंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जहां पे हमें संवैधानिक नैतिकता स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। उसके बाद सेकंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन में, हमें कुछ केस लॉज की मदद से, यानी कुछ न्यायिक निर्णयों की मदद से 2-3 एग्जाम्पल देते हुए बताना पड़ेगा कि किस तरीके से अलग अलग समय पे न्यायपालिका ने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा पर समय समय पे बल दिया है। और फाइनली हम संवैधानिक नैतिकता के लाभ बताते हुए निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लाभ को बताने के क्रम में बहुत डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। हम यदि पॉइंट्स में कोमा दे दे के भी लिख दें और फाइनली निष्कर्ष लिखते तो हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले परिचय की बात करें तो परिचय में हम बताएंगे कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर संवैधानिक मानदंडों का पालन करना। एक सर्वव्यापी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति समर्पण शामिल है जो व्यक्तियों और समाज दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी लोकतांत्रिक प्रणाली, हमारे संविधान के जितने भी आधार हैं उनके प्रति समर्पण होना ही संवैधानिक नैतिकता को दर्शाता है। यह अवधारणा संवैधानिक न्याय निर्णय के क्षेत्र में संप्रभुता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को व्यवस्थित व्यवहारिक तरीके से लागू करने की आवश्यकता बताती है। तो यहां तक हमने एक सिंपल सा परिचय दे दिया संवैधानिक नैतिकता के संदर्भ में। अब हम बताएंगे संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत संविधान और उसके आवश्यक पहलुओं में निहित है कैसे। जैसे प्रश्न में था ना कि संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है, इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। तो अब फर्स्ट पार्ट का यदि हम जिक्र करें तो हम बताएंगे कि संवैधानिक नैतिकता शब्द का भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। यह संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अपनी नींव पाता है। यानी संवैधानिक नैतिकता का एग्जैक्टली स्पष्ट तौर पे परिभाषित नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन संविधान के अलग अलग आधारों में हम संवैधानिक नैतिकता को देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और ये मूल्य संवैधानिक नैतिकता को आधार प्रदान करते हैं। यानी संवैधानिक नैतिकता की पहली झलक हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है, प्रस्तावना के उद्देश्यों में देखने को मिलती है। उसके बाद मौलिक अधिकार। संविधान में निहित मौलिक अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग से व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। आर्टिकल 32 विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है। यानी मौलिक अधिकार भी संवैधानिक नैतिकता को प्रश्रय देते हैं, उसके संरक्षण का काम करते हैं। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक प्रदत्त जो DPSP हैं वो भी संवैधानिक नैतिकता का आधार प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों में हमें गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी जैसी दिशाएं देखने को मिलती हैं जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शित करते हैं। ठीक है। यानी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्य। अधिकारों का आनंद लेने के अलावा नागरिकों के अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। ये कर्तव्य ही हमें याद दिलाते हैं कि संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप नागरिकों को समाज की सामूहिक भलाई के लिए इन दायित्वों को पूरा करना चाहिए।
और साथ ही नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आधार है कि संविधान नियंत्रण और संतुलन के विभिन्न तंत्र स्थापित करता है, जैसे कि कार्यपालिका शाखा पर विधायी नियंत्रण और विधायी और जो कार्य शाखा है उस पर न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये तंत्र संवैधानिक नैतिकता के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं और सरकार की किसी एक शाखा में सत्ता के संकेंद्रण को रोकते हैं। यानी शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है या सत्ता का जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, ये भी संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले भूमिका बता दी और भूमिका बताने के बाद जो फर्स्ट पार्ट था कि संवैधानिक नैतिकता कैसे हमारे संविधान के विभिन्न पहलुओं पे आधारित है, तो वो भी हमने दिखा दिया। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि किस तरीके से अलग अलग न्यायिक निर्णयों में संवैधानिक नैतिकता को समय समय पे परिभाषित किया गया है। दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, इस वाद में स्पष्ट तौर पे उच्च पदाधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने की बात की गई कि न्यायालय ने, और कहा कि संविधान में निहित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा इन पदाधिकारियों को करनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता ऐसे पदाधिकारियों द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग के खिलाफ सुरक्षा के तौर पे काम करती है। यानी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ में संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित करने का काम किया गया। ठीक है। दूसरा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस जैसे निर्णय या केशवानंद भारती जैसे जो निर्णय है वो इसके महत्व की पुष्टि करते हैं। इसमें कहा गया था कि संवैधानिक मूल्यों का पालन करना सर्वोपरि है। यह संवैधानिक ढांचे के भीतर नैतिकता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को एक तरीके से रेखांकित करता है कि संवैधानिक ढांचे के भीतर हमें नैतिकता और जो संवैधानिक मानदंड है उनकी सर्वोपरिता की बात करनी पड़ेगी। नवतेज सिंह जौहर बनाम अन्य जो भारत संघ मामला है, इसमें स्पष्ट तौर पे फैसला दिया गया कि धारा 377 अनुच्छेद 14, 19 और 21 में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जो LGBTQ+ कम्युनिटी है उसके अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें विशेष रूप से व्यक्तिगत गरिमा के महत्व पर जोर दिया। यानी कि परंपरागत मूल्यों की तुलना में संवैधानिक नैतिकता ज्यादा सर्वोपरि है ना। हमें परंपरागत जो परंपराएं हैं हमारी, उससे ऊपर संवैधानिक जो मूल्य है, संवैधानिक नैतिकता है या संवैधानिक आधार है, उनको रखना पड़ेगा। साथ ही नाज फाउंडेशन वाद, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी मामलों में केवल संवैधानिक नैतिकता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि सार्वजनिक नैतिकता को। ये निर्णय सामाजिक मानदंडों पर संवैधानिक सिद्धांतों की प्रधानता को उजागर करता है। साथ ही पुट्टा स्वामीवाद में जब निजता के अधिकार की बात की गई तो ये भी कहा गया कि संवैधानिक वैधता को बरकरार रखना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक नैतिकता ये अनिवार्य करती है कि न्यायालयों को कार्यकारी शाखा द्वारा सत्ता के किसी भी दुरुपयोग का प्रतिकार करना चाहिए। यानी यदि कार्यपालिका या विधायिका कोई इस तरीके का कानून पारित करने का प्रयास करे जो संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों पे खरा नहीं उतरता, तो ऐसे में जुडिशरी का ये दायित्व है कि वो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस कानून की समीक्षा करे, है ना। इसी तरीके से इंडियन यंग लॉयर्स बनाम एसोसिएशन जो केरल वाद था, इसमें भी माना सर्वोच्च न्यायालय ने कि संवैधानिक नैतिकता जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्य शामिल हैं, इन मूल्यों को परंपरागत जो मूल्य हैं, परंपरा हैं, मान्यताएं हैं, उनसे ऊपर रखा जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप 3-4 वादों का जिक्र जरूर करें, तब जाके आपके आंसर को एक आधार मिलेगा, क्योंकि क्लियर कट इस क्वेश्चन में पूछा है न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से समझाइए। तो न्यायिक व्याख्याओं में हमें 2-3 केसेस का जिक्र कम से कम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 5-6 केसेस दिए हैं, उसमें जो आपको याद रह जाए संवैधानिक नैतिकता में, आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके साथ ही हम बता देंगे संवैधानिक जो नैतिकता है उसका लाभ क्या है। कोमा दे के बता दो, ज्यादा डिटेल में मत लिखो भाई। संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण होगा तो लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा, लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा मिलेगा, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है, लैंगिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है, प्रस्तावना के आदर्शों को चरितार्थ किया जा सकता है।
यही इसके लाभ होंगे। और फाइनली निष्कर्ष के तौर पे हम बताएंगे कि इसलिए संवैधानिक कानूनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में संवैधानिक नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अभाव में संविधान का कामकाज मनमाने ढंग से चल सकता है। हालांकि संवैधानिक नैतिकता का निर्धारण हर मामले में केवल सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इसके बजाय ये एक भावना है जिसमें नागरिकों के मन में पोषित और पारेषित या स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप 2026 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़े। ध्यान रखिएगा 7 जनवरी से ये बैच शुरू होने वाला है। देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये एक फाउंडेशन बैच होगा जिसमें PT, मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इंक्लूड है। 2026 के बच्चों के लिए 28,999 और 27 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 34,999 में आपको बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 साल की वैलिडिटी होगी आपको, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही 2025 में यदि आपको PT पास करना है, हमारे सक्सेस इन प्रीलिम्स जो प्रोग्राम है उससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, आपको एक आधारभूत मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट PT की प्रिपरेशन कराई जाएगी। 10 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए लिंक पे, और एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कीजिए LDLIVE LD लाइव का। मात्र 5,999 में SIP प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। परिचय बता दिया, संविधान के आवश्यक पहलुओं पे कैसे संवैधानिक नैतिकता आधारित है ये बता दिया। फिर प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से तो हमने 4-5 वादों के माध्यम से ये बता दिया कि संवैधानिक नैतिकता क्या है और अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से संवैधानिक नैतिकता को व्याख्यायित किया है। इसके साथ ही हमने संवैधानिक नैतिकता के कुछ लाभ बताते हुए निष्कर्ष लिख दिया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी डिफिकल्टी आपको लगी? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है आपके सामने, आपके विचार में संसद भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में किस हद तक सक्षम है? जो संसद है वो कार्यपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही सुनिश्चित करने में किस हद तक सक्षम है? यदि हम इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करें तो परिचय बता देंगे। परिचय बताने के बाद ये बताएंगे कि संसद के वो साधन जिनके माध्यम से संसद कार्यपालिका की जवाबदेही, कार्यपालिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, उसके बाद ये बता देंगे किस हद तक सक्षम है। तो थोड़ा हमें आकलन करना है, वर्तमान में क्या मुद्दे हैं, यानी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि संसद थोड़ी कम, एक तरीके से कम आधार पे ये जवाबदेही सुनिश्चित कर पा रही है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं और निष्कर्ष क्या हो सकते हैं। इसमें आप डेटा, रिपोर्ट्स वगैरह का जिक्र आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के तहत हम बात करें कि जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति, यानी हम मोटे तौर पे बात करें कि विधायिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ऐसे में संसद का ये दायित्व है कि संसद समय समय पे कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करे, है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कार्यकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए संसद के पास क्या क्या तंत्र हैं। तो सबसे पहले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या तंत्र है? प्रश्नकाल।
तो संसद प्रश्नकाल के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही को समय समय पे तय करने का काम करती है। बेसिकली संसद की बैठक का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल, जिसमें संसद सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। सांसदों को जानकारी प्राप्त करने और मंत्रियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का अवसर प्रश्नकाल के माध्यम से मिलता है। इसी तरीके से शून्यकाल, ये भी एक अनौपचारिक सत्र है जिसमें सांसद बिना पूछे या बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। यह सांसदों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाबदेही की मांग करने का अवसर है। यानी प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, फिर नीति और विधायी बहस है। आप देखोगे कि संसद विधेयकों, बजटों, नीतियों पर बहस करती है जो सरकारी निर्णयों की जांच करने और कार्यपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए मंच प्रदान करते हैं। यानी अलग अलग विधेयकों, बजटों या नीतियों पे जो बहस होती है संसद में, वो भी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। साथ ही स्थायी समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति व अन्य संसदीय समितियां सरकारी नीतियों, व्यय और प्रशासन की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कार्यपालिका की जो वित्तीय जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करने में संसद की सहायता करती हैं। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव भी एक माध्यम है जिसके जरिए शासन करने की क्षमता में अविश्वास व्यक्त करने के लिए पेश किया गया एक संसदीय प्रस्ताव है। यदि ये पारित हो जाता है तो संसद को इस्तीफा देना होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव भी एक तरीके का प्रकार है। साथ ही बजट की जांच, संसद के पास बजटीय आवंटन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति है जो सरकारी व्यय और प्राथमिकताओं की जांच के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। तो ये हमने कुछ तंत्र देखे जिन तंत्रों के माध्यम से संसद कार्यपालिका की जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करने का काम करती है, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों पर बहस है ना, उसके बाद बजट पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि। अब हम देखेंगे हाल ही में संसदीय जो नियंत्रण है वो प्रभावशील उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। यानी वर्तमान में संसदीय नियंत्रण की अप्रभावशीलता के पीछे कारण, क्योंकि आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हद तक सक्षम है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वर्तमान में जो नियंत्रण या फिर जवाबदेहिता है उसमें संसद कुछ हद तक अप्रभावशील हो रही है। तो क्यों हो रही है? तो सबसे पहला रीजन हम बताएंगे, प्रभावी विपक्ष का अभाव। 16वीं और 17वीं जो लोकसभा रही हैं, दोनों में ही कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल नेता का पद पाने में सक्षम नहीं रहा। नतीजतन सरकार ने 2021 में मानसून सत्र में 20 विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। तो जब मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो इस तरीके की परिकल्पनाएं हमें देखने को मिली, जिससे संसदीय नियंत्रण हमें कमजोर प्रतीत होता है। तो प्रभावी विपक्ष का अभाव है। अध्यादेश के रास्ते का सहारा लेना, यहाँ पे डेटा दिया गया है कि 1950 के दशक में केंद्रीय अध्यादेश औसतन 7.1 प्रतिवर्ष जारी किए जाते थे, लेकिन इनमें तेजी देखी गई। 2019 में 16 और 2020 में 15। यह विधायिका की भूमिका को कमजोर कर रहा है, संसद की भूमिका को कमजोर कर रहा है। उदाहरण के तौर पे भारतीय चिकित्सा आयोग संशोधन अध्यादेश 2018 में और फिर 2019 में प्रख्यापित किया गया। यानी अध्यादेशों का जो सहारा लेना बार बार वो संसद की भूमिका को कमजोर कर रहा है। तीसरा, प्रत्यायोजित विधायन है ना, इसमें कार्यपालिका को विधानमंडल द्वारा प्रदत्त किए गए कानूनी ढांचे के भीतर विस्तृत प्रावधान तैयार करने की शक्ति होती है। यह प्रणाली कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि करती है और विधायिका की शक्ति में कमी। तो प्रत्यायोजित विधायन भी संसद की जो प्रभावशीलता है उसको कमजोर कर रहा है। फिर संसदीय समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में कमी। जो समितियों को भेजे जाने विधेयकों की संख्या 2014 के बाद से भारी कमी आई है। 14वीं 15वीं लोकसभा में लगभग 60% और 70% विधेयक समितियों को भेजे जाते थे, जबकि 16वीं और 17वीं लोकसभा में ये संख्या घटकर 25% और 13% हो गई। यानी समितियों के पास भेजे जाने को लेके कमी आई है। ये भी संसद की प्रभावशीलता को कम करते हैं। फिर बहस और चर्चाओं का अभाव। आप देखोगे 15वीं लोकसभा के दौरान लगभग 18% विधेयक एक सत्र में पेश किए गए और पारित किए गए, जबकि 17वीं और 18वीं लोकसभा में ये बढ़कर 33% और 69% हो गए।
इस प्रकार किसी विधेयक पर चर्चा करने वाला औसत समय 2019 में जहां 213 मिनट था, वो 2021 में 85 मिनट के आसपास रह गया। तो बहस और चर्चाओं का अभाव होगा तो संसद का प्रभाव तुलनात्मक तौर पे कम होगा, है ना। तो बहस और चर्चाओं का अभाव भी है। फिर पार्टी के भीतर सहमति का अभाव। आप देखोगे जो 10वीं अनुसूची है उसमें असहमति का जो भाव है वो कमजोर हुआ है, क्योंकि इसमें पार्टी विप की अवज्ञा करने पर संसद से पूरी तरह अयोग्य घोषित का प्रावधान है। तो पार्टी विप का पालन प्रत्येक प्रतिनिधि को करना होता है, तो असहमति का भाव हमें देखने को मिलता है। तो वर्तमान में हम देखेंगे कि जो संसदीय प्रभाव है या संसदीय प्रभावशीलता है उसमें कमी आई है ना। पूछा था किस हद तक, तो हद तक यदि हम देखें तो संसदीय जो प्रभाव है वो तुलनात्मक तौर पे कम हुआ है। क्या क्या सुधार हो सकते हैं, तो भाई विपक्ष दिवस, यहाँ पे एक अच्छा सजेशन आप दे सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा और यूके जैसे देशों में एक लोकप्रिय उपाय है कि सत्र के कुछ दिन विपक्ष ही तय करता है कि सदन का एजेंडा क्या होगा। इस तरीके से विपक्ष दिवस जैसे आयोजन हम भारत में भी कर सकते हैं। फिर अध्यादेशों का सहारा कम से कम लिया जाना चाहिए। प्रत्यायोजित जो विधायन है उसकी जांच होनी चाहिए। फिर अधिक विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा जाना चाहिए, है ना। साथ ही बहस को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी विधेयक को व्यापक बहस के माध्यम से पारित किया जा सके और संसद का महत्व बरकरार रहे। और अंतर पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना भी जरूरी है। यानी जो कमियां हमें दिखी उन्हीं में यदि हम सुधार कर देंगे तो हम बेहतर व्यवस्था को सुस्थापित कर पाएंगे। निष्कर्ष के तौर पे हम बता सकते हैं कि भारतीय संसद में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्र हैं जिनका जिक्र मैं कर चुकी हूं। ये तंत्र कार्यकारी शक्ति पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करते हैं, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं। हालांकि संसदीय निगरानी की प्रभावशीलता अक्सर बहुमत के प्रभुत्व, पार्टी अनुशासन, व्यवधान और समय की सीमाओं जैसे कारकों से बाधित होती है। तो ऐसे में हमें जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए, संसद की भूमिका को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष जो सुधार के उपाय हैं वो करने आवश्यक हैं ताकि संसदीय व्यवस्था बेहतर तरीके से कार्य कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यदि आप फिर से इस क्वेश्चन पे जाएं, संसद की कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में किस हद तक सक्षम है, परिचय बता दिया। फिर वो साधन बता दिए जिनके माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित होती है। फिर वर्तमान में संसद का जो प्रभाव है वो कमजोर क्यों हो रहा है, क्या सुधार हो सकते हैं, और फाइनली कंक्लूजन। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। आशा करती हूँ जो भी स्टूडेंट्स इनको रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं और हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, आप यकीन मानिए जिस दिन आपके 2024 से 13 तक के खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर हो गए इन क्वेश्चंस, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा और निश्चित तौर पे पॉलिटी में आप बहुत बेहतर करने की कंडीशन में होंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन की डिमांड को समझने का बेहतर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललित अधई अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। SIP 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आज ही एडमिशन ले लें और P2I फाउंडेशन बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 26 या 27 जो भी आपका प्रायोरिटी बैच है उसमें LD लाइव कोड का प्रयोग करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। आशा करती हूँ ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।